नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा विषय रहेगा इसी पोल्ट्री फार्म के बारे में कि हमने बनाने में मैंने क्या गलती की जो आपको नहीं करना है, और दूसरा आपको बनाने के बाद में जो गलती है उसको सुधारा कैसे जाए, उसके ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जो है आपको आखिरी तक देखना है। और आज जो है 14 अगस्त है और बैच का 29वां दिन है और 29वें दिन में भी आप देख रहे हैं कि मैं लीटर रेकिंग करवा रहा हूँ। अब लीटर रेकिंग क्यों करवा रहा हूँ, जो मैंने फार्म बनाने में क्या गलती की वो मैं पहले बता दूँ कि जब मैंने फार्म 2019 में जब बनाया था तब ये वाला हिस्सा मेरा ज़मीन से मात्र 1 फीट ऊपर था और वो वाला जो पीछे जो एग्जॉस्ट फैन दिख रहा है वो वाला हिस्सा ज़मीन से करीब 3 फीट ऊपर था, क्योंकि ज़मीन की ढलान कुछ इस प्रकार से थी, उधर ढलान थी। तो मैंने क्या किया, उधर भरा हुआ ज़्यादा कर दिया और इधर कम किया। ठीक है। अब उसके बाद उसके 1 साल बाद में मैंने क्या किया, मतलब 1 साल तो सब कुछ सही चलता रहा, किंतु 1 साल बाद मुझे रोड की आवश्यकता लगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रोड बनवाया तो रोड जो है मैंने 1 फीट ऊपर उठा दिया। तो हुआ क्या कि रोड और फार्म लगभग दोनों एक लेवल पे हो गए। इसके कारण क्या होता है कि मेरे यहाँ पे जो है लीटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि बरसात कंटिन्यू 1 हफ्ते से हो रही है, जिसके कारण क्या होता है कि सीलन जो है फार्म के अंदर आ जाती है और उसके कारण लीटर ख़राब हो जाता है। इसलिए 29वें दिन तक भी जो है हमें लीटर रेकिंग करवाना पड़ रहा है। ठीक है। आप लीटर रेकिंग करवाते, ये तो मेरी गलती हुई और उस गलती के सुधार जो है मुझे रोज़ हर बार जो है हर बैच में करना होता है। वो स्पेशल बरसात के दिनों में, गर्मी और ठंड के दिनों में ये समस्या नहीं आती, किंतु इसी फार्म में मतलब लीटर रेकिंग होती रहती है। ठीक है। किंतु ये जो मैंने जो 2019 में गलती की वो 2024 तक जो है मैं उसको भुगत रहा हूँ, और जब तक मेरा फार्म चलेगा तब तक ये गलती मुझे भुगतना ही, इस गलती की सज़ा मुझे मिलती रहेगी और मुझे उसको सुधार करते रहना पड़ेगा। ठीक है। अब जो आज का जो एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब भी 29वें दिन में तो हमें लीटर रेकिंग की आवश्यकता तो लगी रही है, साथ में जब भी लीटर रेकिंग करें तो तीनों जितने भी आपके एग्जॉस्ट फैन हैं कोशिश करें वो चालू रखें, क्योंकि जो भी अमोनिया जो गैस बनेगी वो अमोनिया गैस जो है पूरे फार्म के बाहर तुरंत बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब और थोड़े जो छोटे मोटे फार्मर भाई जो हैं, जो उनके जो सवाल रहते हैं उन सवाल को भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं लाइन पे। पहला सवाल ये आता है कि निप्पल में जो है बर्ड वाटर इंटेक कम करता है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि मैं पिछले 4 साल से फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ, इसी फार्मिंग और निप्पल के ऊपर ही फार्मिंग करते आ रहा हूँ। मुझे ऑटो ड्रिंकर का शुरुआत 2019 का अनुभव है, उसके बाद में जो मैं निप्पल ड्रिंकर में ही मैंने फार्मिंग की है। किंतु आप मतलब आप इसमें देख रहे हैं कहीं पे भी आपको अलग से कोई वाटर रिंग का सिस्टम कोई लगा रखा है क्या? बिल्कुल नहीं। और ये तो मैं आज अगस्त में शूट कर रहा हूँ वीडियो, किंतु मैंने अप्रैल में भी शूट किया है, मई में भी शूट किया है, जून में भी शूट किया है। मतलब कि जो फार्मर भाई जो उनके जो डाउट है कि बर्ड जो है निप्पल में कम पानी पीता है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बर्ड निप्पल में परफेक्ट तरीके से पानी पीता है। अब और चीज़ मैं बता दूं कि निप्पल में फार्म गीला होता है क्या, तो आप कहीं पे भी देख लें, निप्पल में फार्म गीला कहीं पे भी नहीं होता है। आप देख लीजिए। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम ब्रायलर फार्मिंग के लिए बेस्ट है, और इससे जो फ़ायदे ये हैं कि लीटर रेकिंग करने के बाद में इसी फार्म में हमें कोई काम करना ही नहीं होता, सिर्फ फीड डाल दो। अगर मान लो मैनुअल फीडर है तो ये मैनुअल फीड में फीड डाल दो और उसके बाद में कोई काम होता नहीं है। अगर ये अब एक और चीज़ जो मैं बता दूं कि ऑटो ड्रिंकर में इसी फार्मिंग हो सकती है क्या, दोस्तों बिल्कुल भी ऑटो ड्रिंकर में इसी फार्मिंग नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले से ही डेंसिटी कितनी है और ये डेंसिटी और बढ़ने वाली है। अब एक तो ऑटो ड्रिंकर को स्पेस भी चाहिए, स्पेस के साथ में वो फार्म को भी गीला करते हैं। जब कम डेंसिटी में जब हम बर्ड प्लेस करते हैं तब तो जो है वो पूरे फार्म को गीला कर देते हैं। अब सोचो इतनी हाई डेंसिटी में बर्ड अगर हम प्लेस करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो और फार्म को तो बिल्कुल कंटिन्यू गीला करते रहेंगे ऑटो ड्रिंकर। अब उस कंडीशन में एक बात मैं आपको बता दूं कि इसी फार्म हो या कुछ भी हो, ब्रायलर फार्मिंग में अगर आपका फार्म गीला होगा तो चाहे ओपन फार्मिंग कर रहे हो चाहे इसी फार्मिंग कर रहे हो, जैसा परफॉर्मेंस आपको चाहिए वैसा परफॉर्मेंस आप जो है ब्रायलर फार्मिंग से नहीं ले सकते। अगर आपको ब्रायलर फार्मिंग में सफल होना है तो उसका एक ही इलाज है, वो है कि आपका फार्म सूखा होना चाहिए, लीटर ज़बरदस्त तरीके से अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस प्रकार से अगर लीटर अगर रहेगा तो बिल्कुल भी बर्ड को कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं बर्ड में कोई भी समस्या नहीं है। किंतु अगर आपने लीटर को अगर आप ख़राब कर दिया तो आप जो है आपके फार्म के लिए अब आपने उस बेच के लिए जो है कब्र खोद ली, और उस बेच से आप परफॉर्मेंस बड़ी मुश्किल ले पाएंगे, तो बड़ी मुश्किल से ले पाएंगे, और अगर ले भी पाएंगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है। ब्रायलर फार्मिंग हो या फिर इसी फार्मिंग हो, इनका सफलता का राज 3-4 चीज़ों में ही छुपा हुआ है। शुद्ध पानी। अब देखिए निप्पल सिस्टम में जो सबसे बड़ी जो चीज़ क्या है कि इसमें पानी जो आता है जितनी आवश्यकता होती है उतना ही पानी आता है। ठीक है। और जिसके कारण जो है लीटर जो है कप में नहीं जा पाता, और कप में नहीं जाने से जो बीमारी है जो फैलने की जो रेट है वो भी कम रहती है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि
ई कोलाई का निप्पल सिस्टम से क्या संबंध है दोस्तों? ई कोलाई का संबंध है पानी से। अब पानी निप्पल सिस्टम में आएगा तो वो वास्तविकता में निप्पल सिस्टम की बीमारी नहीं है, वो पानी की बीमारी है। ठीक है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब निप्पल सिस्टम अगर लगा दिया तो ई कोलाई नहीं आएगी, वह पानी की बीमारी है। अगर हम वाटर सैनिटाइजेशन अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वो निप्पल सिस्टम में नहीं आएगी। अगर हम वाटर सैनिटाइजेशन पे फोकस नहीं करेंगे तो हमें स्वाभाविक सी बात है निप्पल सिस्टम में भी हमें समस्या आएगी। तो दोस्तों बहुत सारी बातें जो है मुझे करना है, किंतु वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। इससे पहले जो मैं बता दूँ कि आज फिर से बता दूं कि बैच का 29वां दिन है। 29वें दिन में एवरेज बॉडी वेट तो हमने किया नहीं, किंतु 1620 ग्राम कंपनी को चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1600 से 1700 ग्राम एवरेज बॉडी वेट आना चाहिए और FCR भी जो कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुरूप ही आना चाहिए। जब बैच लिफ्टिंग होगी तब मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, GC भी शेयर करूँगा। हो सकता है कि जो डिस्पैच चालान जो रहता है DC वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।